नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत आपका आपके अपने चैनल लर्निंग लैंग्वेज में। यहाँ हम पढ़ते हैं हिंदी और संस्कृत के पाठ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 हिंदी की नई पुस्तक मल्हार का 5वां पाठ, जो है जिसका शीर्षक है नहीं होना बीमार और जिसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी। बच्चों, इस चैनल में हम पाठ के अलावा हर चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के अलावा हम जानते हैं उनके लर्निंग आउटकम्स, उनके कीवर्ड्स, उनके माइंड मैप, लाइफ स्किल और बहुत कुछ। तो आप पाठ के अंत तक, वीडियो के अंत तक ज़रूर से बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ नहीं होना बीमार। लेकिन उससे पहले जानते हैं लेखक का संक्षिप्त परिचय। स्वयं प्रकाश जी हिंदी के प्रसिद्ध लेखक थे, जिनका जन्म इंदौर में हुआ था, जिन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद नौकरी करते हुए लेखन किया और सूरज कब निकलेगा, आदमी जात का आदमी जैसे संग्रह और ईंधन जैसे उपन्यास लिखे। इनकी कहानियां सरल, सच्ची और जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को दर्शाती हैं और वे जनवादी लेखन से जुड़े थे। स्वयं प्रकाश जी की कहानियों की विशेषता यह है कि उन्हें पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे कोई पुराना मित्र बातें कर रहा हो। उनकी कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि सोचने समझने के लिए नई दिशाएं भी देती हैं। मात्रा और भार, अगली किताब, ज्योति रथ के सारथी, फिनिक्स आदि इनकी कई रचनाएं हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं पाठ नहीं होना बीमार। पाठ में लेखक अपने पुराने दिनों की, बचपन के दिनों की यादें हमारे साथ बांट रहे हैं, हमारे साथ साझा कर रहे हैं। इसलिए यह पाठ एक संस्मरण है जिसमें लेखक अपने बचपन की बातें बता रहे हैं। लेखक कहते हैं कि एक दिन मुझे, बेटा सेकंड, हम पेन ले लेते हैं। लेखक कहते हैं कि एक दिन मुझे साथ लेकर नानी जी हमारे पड़ोसी काका सुधाकर काका को देखने गई, जो बीमार थे। वे अस्पताल में भर्ती थे। अस्पताल जाने का यह मेरा पहला अवसर था। लेखक कहते हैं कि इससे पहले वो कभी भी अस्पताल नहीं गए थे, लेकिन एक दिन अपनी नानी जी के साथ वो पड़ोसी काका को देखने के लिए जाते। तो लेखक क्या देखते हैं कि एक बड़े से वार्ड में कई एक जैसे पलंग लाइन से लगे हुए थे। वार्ड किसे कहते हैं बच्चों? जहां हॉस्पिटल का एक बहुत बड़ा कमरा होता है, जिसमें बहुत सारे मरीजों के बहुत सारे बिस्तर लगे होते हैं, बेड लगे होते हैं और उसमें अलग अलग कई मरीज होते हैं। सब पर एक जैसी सफेद चादर और लाल कंबल, सफेद दीवारें, ऊंचे ऊंची ऊंची छत, खिड़कियां और हरे पर्दे और फर्श एकदम चमकता हुआ। एक पलंग पर सुधाकर काका लेटे हुए थे। एकदम पास पहुंचने पर दिखाई दिया। तो लेखक को, जिन्होंने पहली बार अस्पताल देखा था, उनको वो बहुत ताज्जुब लगता है, सरप्राइजिंग ही इज फीलिंग, कि बहुत बड़ा सा कमरा था और सब पर एक जैसी चादरें और लाल कंबल और फर्श भी एकदम बिल्कुल ही चमकता लग रहा था। तो लेखक को यह सब बहुत अजूबा सा लग रहा था। हमें देखकर सुधाकर काका जैसे खुश हो गए। नानी जी ने उनके सर पर हाथ फेरा और उनके सरहाने खड़ी हो गई और हालचाल पूछने लगी। अस्पताल का माहौल मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेखक को ये सब बड़ा अच्छा लग रहा था क्योंकि वहां सबको साफ सुथरा और बहुत चमकता हुआ सा था। बड़ी बड़ी खिड़कियों के पास हरे हरे पेड़ झूम रहे थे। न ट्रैफिक का शोरगुल, न धूल, न मच्छर मक्खी, सिर्फ लोगों की धीरे धीरे बातचीत करने की धीमी धीमी सी गुनगुन, बाकी एकदम शांति। तो ये शांतिपूर्ण जो माहौल था ना बच्चों, ये लेखक को बहुत ज्यादा आकर्षित करता है, क्योंकि जहां उनका घर था वहां इतनी शांति नहीं होती थी। तभी सफेद कपड़ों में एक नर्स नजर आई। नर्स ने नानी जी को देखकर अभिवादन में सिर हिलाया और काका को दवा भी खिलाई।
नानी जी काका के लिए साबूदाने की खीर बनाकर लाई थी। नर्स से पूछा कि खिला दूं क्या। नर्स के हाँ कहने पर उसके जाने के बाद नानी जी ने चम्मच से धीरे धीरे काका को साबूदाने की खीर खिलाई। काका ने बहुत स्वाद लेकर खीर खाई। साबूदाने की खीर बहुत हल्की होती है, स्पेशली बीमारों के लिए बहुत लाइट होती है, उनको स्वादिष्ट भी लगती है और उनसे उनका हाजमा ठीक होता है। क्या ठाठ है बीमारों के भी, मैंने सोचा। लेखक सोच रहे हैं जब कि कितने ठाठ है। ठाठ से साफ सुथरा बिस्तर पर लेटे रहो और साबूदाने की खीर खाते रहो। काश सुधाकर काका की जगह मैं होता, मैं कब बीमार पड़ूंगा। लेखक को ऐसा लगता है कि बीमार होने से सिर्फ मजे ही मजे हैं। आराम से खाओ पियो और लेटो, और साबूदाने की खीर भी खाने को मिलती है, तो लेखक को ऐसा लगता है कि बीमार होना बहुत फायदेमंद होता है। कुछ रोज बाद एक दिन मेरा स्कूल जाने का मन नहीं किया। मैंने होमवर्क भी नहीं किया था। स्कूल जाता तो जरूर सजा मिलती। मैंने सोचा बीमार पड़ने के लिए आज का दिन बिल्कुल ठीक रहेगा। चलो बीमार पड़ जाते हैं। तो लेखक को उस दिन के अस्पताल का जो दौरा उन्होंने किया था, जो विजिट की थी, वो बात मन में घर कर गई थी। उनको बार बार यही लगता था बच्चों कि अस्पताल में रहना और या बीमार पड़ जाना ये तो बहुत फायदे की बात है, बहुत खातिरदारी होती है, बहुत पूछ होती है, अच्छी अच्छी चीज़ें खाने मिलती है। तो लेखक को कहीं ना कहीं था कि मैं भी बीमार पड़ूं। तो एक दिन लेखक ने होमवर्क नहीं किया, तो उन्हें लगा कि आज बहुत अच्छा मौका है, बीमारी का बहाना करते हैं, चलो बीमार पड़ जाते हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि फिर मैं रजाई से निकला ही नहीं। नानी जी उठाने आई तो मैंने कहा मैं आज बीमार हूँ। लेखक ने बीमारी का बहाना कर दिया। नानी जी ने पूछा क्या हो गया। तो लेखक कहते हैं मेरे सिर में दर्द हो रहा है, पेट भी दुख रहा है और मुझे बुखार भी है। तो फिर नानी जी ये सुन के चली जाती हैं। अब लेखक जब रजाई में पड़े हैं तो वो क्या सोच रहे हैं। मैं रजाई में पड़ा पड़ा घर में चल रही गतिविधियों का अनुमान लगाता रहा। लेखक अब सोच रहे हैं कि घर में क्या क्या हो रहा है, क्योंकि लेखक बीमार तो थे नहीं, वो तो बीमार होने की एक्टिंग कर रहे थे। अब छोटे मामा नहाकर निकले। अब कुसुम मौसी रोज की तरह नाश्ता छोड़कर कॉलेज बस पकड़कर भागी। अब मुन्नू अपना जूता ढूंढ रहा है। अब छोटे मामा ने साइकिल उठाई। तो जो रोजमर्रा के दैनिक जीवन के जो काम थे रोज के उनके घर के, उनका वो बिस्तर में लेटे लेटे अंदाजा लगा रहे हैं। अब सब चले गए। अब घर में मैं अकेला रह गया। पता नहीं कब झपकी सी आ गई। झपकी आना मतलब छोटी सी नींद लगना, बहुत थोड़ी देर के लिए नींद आना। तभी नाना जी आए। क्या हो गया, क्या हो गया। इतनी देर में नाना जी उस रूम में आए, मेरे रूम में आए और कहते हैं कि क्या हो गया। लेखक से उनके नाना पूछते हैं। तो लेखक कहते हैं बुखार आ गया। कराहते हुए मैंने कहा मतलब दर्द से कराहते हुए ऐसे दिखा रहे थे। लेखक प्रिटेंड कर रहे थे कि उनको तकलीफ है, और उसी आवाज में उन्होंने कहा कि मुझे बुखार आ गया। देखे तो नाना जी ने रजाई हटाकर मेरा माथा छुआ, पेट देखा और नब्ज देखने लगे। इसी बीच नानी जी भी आ गई। क्यों, क्या हुआ, नानी जी ने पूछा। बुखार तो नहीं है, नाना जी बोले। आपको पता नहीं चल रहा, थर्मामीटर लगा कर देखिए। अब बच्चों थर्मामीटर क्या होता है। थर्मामीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम बुखार नापते हैं, फीवर कितनी है उसका मेजरमेंट करते हैं। लेखक कहते हैं थर्मामीटर लगाकर देखिए। तो इसी तरह से लेखक बीमार पड़ने की एक्टिंग कर रहे हैं और उनके नाना जी और नानी जी उनसे उनका हालचाल पूछ रहे हैं। लेखक कहते हैं कि मुझे पता था घर में कोई नहीं है, और थर्मामीटर लगा भी दिया तो देखेगा कौन। पर खुद को बीमार साबित करने के लिए चाल बहुत अच्छी थी। बहुत ढूंढा पर थर्मामीटर तो मिला ही नहीं। शायद कोई मांग कर ले गया था। लेखक ऐसा कह रहे हैं। लेखक कहते हैं कि फिर नाना जी की आवाज आई, ले पुड़िया खा ले। न चाहते हुए भी मुझे कड़वी पुड़िया खानी पड़ी और काढ़े जैसी चाय पीनी पड़ी। फिर नाना जी बोले, आज इसे कुछ खाने को मत देना, आराम करने दो, शाम को देखें। कहा तो लेखक ने ऐसा सोचा था कि उन्हें बढ़िया बढ़िया चीजें खाने मिलेगी, लेकिन उनके नाना जी ने उन्हें कड़वी दवा भी खिलाई और कड़वी काढ़े जैसी चाय भी पिलाई, और साथ ही साथ नानी जी को हिदायत दे डाली कि उन्हें कुछ भी खाने को न दिया जाए। तो लेखक के तो सारे अरमानों पर जैसे पानी ही फिर गया।
लेखक कहते हैं कि दोनों चले गए और मैं पता नहीं कब नींद में गुड़प हो गया, यानी कि नींद में मैं चला गया, मैं सो गया। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली तो मुझे बड़ी तेज इच्छा हुई कि इसी समय बाहर निकलकर दिन की रोशनी में अपनी गली की चहल पहल देखूं। देखा जाए कि चंदू भाई ड्राई क्लीनर क्या कर रहे हैं। लेखक जहाँ रहते थे वहाँ उस मोहल्ले में बहुत सारी दुकानें थी और वो बाजार बाजार के बीच में ही लेखक का शायद घर था, इसलिए लेखक बहुत चहल पहल वहाँ रहती थी। तो लेखक वही बोल रहे हैं कि इससे तो अच्छा था कि मैं देखूं, मन करने लगा मेरा कि मैं बाहर की चहल पहल देखूं। तेजराम की दुकान पर कितने ग्राहक बैठे हैं, महेश घी सेंटर ने मलाई का भगोना चाय पर चढ़ाया या नहीं, और टेलीफोन के तारों पर कितनी चिड़ियां बैठी हैं। लेकिन मजबूरी थी, चाहे जितनी ऊब हो लेटे ही रहना था। ऊब मतलब बहुत बोरियत लेखक को लेटे लेटे होने लगी, लेकिन लेखक उठ भी नहीं सकते थे क्योंकि उन्होंने बीमारी का झूठा बहाना बनाया था। तो देखो बच्चों, लेखक ने झूठा बहाना बनाया और अब उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ देर इधर उधर की स्कूल की दोस्तों की बातें सोचता रहा। अब लेखक लेट तो गए लेकिन उनको नींद तो आ नहीं रही थी, तो उनका दिमाग सक्रिय था और वो तरह तरह की बातें सोच रहे थे। लेटे लेटे उनकी पीठ भी दुखने लगी और फिर वे उठकर बैठ गए। लेकिन बाहर कुछ आहट होते ही फिर से लेट गया। नाना जी आए, बोले अब कैसा है सिर दर्द? मैंने कहा ठीक है। फिर भी एक पुड़िया और खिला गए। लेखक के मना करने के बावजूद भी नाना जी ने उन्हें एक और दवा दे ही। लेखक कहते हैं कि अचानक मुझे भूख सी लगी। फल या साबूदाने दाने की खीर मिलने की उम्मीद की तो सुबह ही हत्या हो चुकी थी। यानी कि लेखक को पता था कि अब उन्हें साबूदाने की खीर तो मिलने वाली नहीं है। अब नानी जी से जाकर कहूं कि भूख लग रही है तो वे क्या करेंगी? ज्यादा से ज्यादा यही कि दूध पी ले। लेखक ने कहा कि अब मुझे कितना भी भूख लगे ये भी बोलूं तो भी मुझे दूध से ज्यादा तो कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि नाना जी ने सुबह ही कह दिया है। या नाना जी से पूछने चली जाएंगी, वो कह रहा है कि भूख लगी है, और फिर नाना जी क्या कहेंगे? वही जो सुबह कह रहे थे, तबीयत ढीली हो तो सबसे अच्छा उपाय है भूखे रहना। इससे सारे विकार निकल जाएंगे। विकार यानी शरीर के विकार, शरीर की जितनी गड़बड़ी है वो सब एक दिन के उपवास से ठीक हो जाती है, ऐसा हम मानते हैं। क्या मुसीबत है! लेखक को अब लेटे लेटे लग रहा था कि भगवान कहाँ किस मुसीबत में मैं पड़ गया। पड़े रहो, आखिर कब तक कोई पड़ा रह सकता है? इससे तो स्कूल चला जाता तो ही ठीक रहता। सजा मिलती तो मिल जाती, कितना मजा आता जब रिसेस में ठेले पर जाकर नमक मिर्च लगे अमरूद खाते कटर कटर। अब लेखक को वो सारी बातें याद आ रही है कि स्कूल जाना एक्चुअली सजा नहीं है, मजा है। लेखक कहते हैं कि वो स्कूल में कितने मजे करते और रिसेस में ठेले पर जाकर अमरूद लगे खाते, कितने मजे से, कितने चाव से वो मसाले लगे अमरूद को खाते। लेखक कहते हैं कि ऐसा के सोचते सोचते उनको फिर झपकी लग गई, यानी कि फिर नींद आ गई। लेकिन भूख के कारण ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी, और आंख जरा लगती तो खाने की चीजें दिखाई देती। सुबह से पड़े पड़े भूखे पड़े पड़े लेखक को अब इतनी भूख लग गई थी कि उन्हें हर समय बस खाने की ही चीजें दिखाई पड़ रही थी। गर्मा गर्म खस्ता कचौड़ी, मावे की बर्फी, बेसन की चिक्की और गोलगप्पे, ये सारी चीजें लेखक को बारी बारी से याद आ रही। और सबसे ऊपर साबूदाने की खीर। पता नहीं क्यों साबूदाने की खीर सिर्फ उपवास और बीमारी में ही बनाई जाती है, जैसे गुजिया सिर्फ होली दिवाली और पंजीरी सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही बनाई जाती है। क्यों? क्या ये चीजें जब इच्छा हो तब नहीं बनाई जा सकती? क्या कोई मना करता है? अब लेखक को वो सारी चीजें याद आ रही हैं जो उपवास में बनती है, बीमारी में बनती है, या फिर त्योहारों में बनती है। तो लेखक के मन में, बाल मन में एक ये छोटा सा सवाल भी खड़ा होता है कि ये सारी चीजें आए दिन क्यों नहीं बनती? क्यों इनके लिए किसी त्योहार का इंतजार किया जाता है? हे भगवान, यह तो अच्छी खासी बोरियत हो गई। पूरा दिन कोई कैसे लेटा रहे? और शाम को, क्या शाम को भी नाना जी बाहर जाने देंगे? सारे बच्चे हल्ला मचाते हुए आंगन में खेल रहे होंगे, और मैं बिस्तर में पड़ा झक मार रहा हूँ। अकलमंद और बनो बीमार। और आज दिया गया होमवर्क किससे कॉपी मांगोगे? मैं रुआंसा हो गया। अब लेखक को अपनी ही हालत पर
तरस आ रहा था और साथ ही साथ खुद पर गुस्सा भी आ रहा था और खुद को ही वो कोसने लगे कि और करो, किसने कहाँ से ये आइडिया आया बीमार बनने का, और अब सारे काम और पेंडिंग हो गए, अब कल और ज्यादा डांट पड़ेगी। लेखक ऐसा सोचते सोचते एकदम रुआंसे से हो गए। रुआंसा हो जाना यानी कि एकदम रोने रोने जैसा हो जाना। पास के कमरे में होती खटर पटर से अंदाजा लगा कि मुन्नू स्कूल से आ गया है। तो क्या एक बज गया? अब बर्तनों की आवाज आ रही है। शायद सब लोग खाना खाने बैठ गए हैं। मुन्नू एक बार भी मुझे देखने नहीं आया। आया भी होगा तो दबे पांव आया होगा और मुझे सोता जान लौट गया होगा। ऐसा लेखक पड़े पड़े सोच रहे हैं। अब लेखक को उनके खाने की आवाज आती है तो वो सोचते रहते हैं। लेखक ऐसा सोचते हैं कि वो अब खाना खा रहे हैं, चबाने की आवाजें आ रही है। देखो, उन्होंने एक बार भी आकर नहीं पूछा कि तू क्या खाएगा। पूछते तो मैं साबूदाने की खीर ही तो मांगता, कोई ताजमहल तो नहीं मांग लेता। लेकिन नहीं, भूखे रहो, इससे सारे विकार निकल जाएंगे। विकार निकल जाएं बस, चाहे इस चक्कर में तुम खुद ही शिकार हो जाओ। अब लेखक को अपनी नाना की उस बात पर गुस्सा आता है जब लेखक कहते हैं कि एक दिन उपवास से सारे विकार निकल जाएंगे। तो लेखक बहुत खींच जाते हैं कि विकार निकल जाने चाहिए, इस चक्कर में भले आदमी खुद ही प्राण दे दे। फिर वो फिर अंदाजा लगाते हैं कि आज क्या खाना बना होगा। खुशबू तो दाल चावल की आ रही है। अरहर की दाल में हींग जीरे का बघार और ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया और आधा चम्मच देसी घी। फिर उसमें उन्होंने नींबू निचोड़ा होगा। थोड़ा कोई इस बीमार को भी दे तो दे। लेखक ऐसा पड़े पड़े सोच रहे हैं। दैनिक जीवन में उनके जो खाना बनता था, दाल चावल और साथ में अरहर की दाल में हींग जीरे का बघार, लेखक उसको याद कर रहे हैं। और क्योंकि उनको बहुत जोरों से भूख लगी है तो आज यह खाना भी उनको अमृत के समान ही लग रहा। फिर लेखक सोचते हैं लेकिन खुशबू तो किसी और ही चीज की है। क्या हरी मिर्च तली गई है? उसे दाल चावल में मसल कर खा रहे हैं। जब रहा नहीं गया तो मैं चुपके से रजाई फेंक कर खड़ा हो गया। लेखक ऐसा कह रहे हैं कि सोचते सोचते मुझसे रहा नहीं गया और मैं रजाई फेंक कर खड़ा हो गया। दबे पांव दरवाजे तक गया और चुपके से झांक कर देखा। हाँ, दाल चावल और तली हुई मिर्च। लेकिन मुन्नू आम चूस रहा था। आम इस मौसम में? जरूर बंबई वाले चाचा जी ने भेजे होंगे। कैसे चूस रहा है, पूरी गुठली मुंह में ठूसे, जैसे आम कभी देखे ही नहीं हो। भुक्कड़ कहीं का। पूरा हाथ भी सान रहा है। अब रह रहे के लेखक को हर चीज पर, हर बात पर, हर किसी पर गुस्सा आ रहा है क्योंकि वो उनके पेट में अब भूख के मारे चूहे कूद रहे हैं। मैं जलन, गुस्से और कुढ़न में पांव पटकता वापस बिस्तर में आ गया। उस पूरे दिन मुझे भूखे पेट ही रहना पड़ा। सारे विकार निकल गए। इसके बाद स्कूल से छुट्टी मारने के लिए मैंने कभी कोई बीमारी का बहाना नहीं किया। लेखक कहते हैं सारे विकार निकल गए, यानी कि तन के भी विकार और साथ ही मन के भी विकार, मस्तिष्क के विकार भी निकल गए। कैसे विकार मस्तिष्क के? कि झूठ बोलना है, झूठ बोल के कोई काम करा लेना है या किसी तरह के बहाने गढ़ना है। ये सारी चीजें लेखक को समझ में आ गई कि इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं है, कोई यहाँ पूछने वाला नहीं है, बल्कि खुद को ही दिन भर भूखे प्यासे रहना पड़ेगा। तो लेखक को एक ही बार में ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि इस तरह के बहाने किसी काम के नहीं होते हैं। तो किसी तरह के बहानों का कोई काम नहीं। तो इस तरह से बच्चों, लेखक अपने बालपन के एक संस्मरण के द्वारा हमें कुछ संदेश दे रहे हैं। अब इस पाठ का सारांश क्या है? स्वयं प्रकाश द्वारा रचित नहीं होना बीमार एक बालक की कहानी, यानी कि उनकी स्वयं की कहानी है जब वो बालक थे, जो स्कूल न जाने के लिए बीमार होने का नाटक करता है, लेकिन घर में अकेले बोर होने और भूख से परेशान होने पर उससे सच्चाई का एहसास होता है। यह कहानी सिखाती है कि झूठ बोलने और बहानेबाजी से परेशानी होती है और स्वस्थ रहकर जीवन का आनंद लेना ही सही है। यह कहानी हमें यही सिखाती है ना कि
अगर हम झूठ बोले, बहाने करें तो उसका हाल लेखक के जैसा ही होता है। उन्हें कोई नहीं पूछने आएगा। अगर परिवार के लोग सही दिशा न जानते हो तो वो उन्हें पूछेंगे नहीं, बल्कि उन्हें उनके हाल पर छोड़ देंगे, जिससे उन्हें जिंदगी भर के लिए सबक मिल जाए कि झूठ बोलना कितना खतरनाक है और कितना गलत है। तो बच्चों, अब इस पाठ का माइंड मैप में आप क्या लिखेंगे? पाठ का शीर्षक लिखेंगे नहीं होना बीमार, और फिर उसके नीचे लिखेंगे आप पाठ की विधा, जो कि है गद्य है। अब इसमें हम तीन तरह से तीन एरो मार्क करेंगे और एक में लिखेंगे कारण। कारण क्या है? स्कूल न जाना, बीमार होने का नाटक करना। कारण क्या था? अनुभव जो उन्होंने देखा था, अस्पताल का अनुभव। उन अस्पताल के विजिट से उनको लगा कि बीमार पड़ना कितना आरामदायक है, और उनको ये भी लगा कि अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को मिलती है, इसलिए उन्होंने बीमार होने का नाटक किया। लेकिन परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम हुआ अकेलापन, भूख, ऊब। और फिर उन्होंने सीखा कि सच बोलना और परिश्रम करना ही सबसे अच्छा है। सीख वही मिली बच्चों कि झूठ बोलना, बहाना बनाना बिल्कुल ही गलत है, और फिर हमें सकारात्मक निर्णय लेने की एक प्रेरणा मिलती है कि हमेशा सच बोलना चाहिए और जिम्मेदारी जो भी आए उसे स्वीकार करनी चाहिए। अब इस पाठ के संकेत शब्द क्या हैं, यानी कि कीवर्ड्स क्या हैं? स्वस्थ। स्वस्थ मतलब शरीर का सही होना। जब आपका शरीर बिल्कुल सही काम करे तो उसे कहते हैं स्वस्थ। फिर है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? अस्पताल कहते हैं, और जिसका अर्थ क्या होता है? इलाज करने की जगह। बीमार होना यानी कि बीमार पड़ जाना, तबीयत ढीली लगना। रज़ाई गर्म ओढ़ने की जो चीज़ होती है उसे कहते हैं, ओढ़ने की जो चीज़ होती है उसे कहते हैं रज़ाई, जो सर्दी में ओढ़ने के काम आती है। साबूदाना बीमारी के भोजन का एक हिस्सा। नाना जी, नानी जी। नानी जी कौन होती हैं? परिवार की बुजुर्ग महिला। ऊब मतलब बोरियत, और झूठ या बहाना मतलब झूठ बोलना, असत्य बोलना। फिर आते हैं मुख्य अवधारणाएं। इस पाठ की मुख्य अवधारणाएं क्या है? परिश्रम बनाम आलस्य, यानी कि आलस्य और बहाना बनाकर जिम्मेदारी से भागना गलत है। फिर है झूठ का परिणाम, यानी कि झूठ बोलने से हमें एक बार तो अच्छा लगता है, लेकिन फिर उनका जो रिजल्ट होता है वो बहुत बुरा होता है, वो हमारे हित में नहीं होता है। जैसे कि लेखक को भूख, ऊब और पछतावे का सामना करना पड़ा। अस्पताल का अनुभव। बच्चा अस्पताल की शांति और देखभाल को आकर्षक समझता है, पर असल में वह अकेलापन महसूस करता है। सच्चाई व जिम्मेदारी। अंत में स्कूल और परिवार की जिम्मेदारियों का सामना करना ही अधिक उपयोगी और सुखद है, ऐसा बच्चे को लगता है। यह बच्चे को समझ आ जाता है। सीखने के परिणाम क्या है? कि बच्चे ये सीख पाएंगे कि झूठ का परिणाम कैसा होता है, जानेंगे कि सच बोलना और जिम्मेदारी स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। अनुभव करेंगे कि जीवन में मेहनत और परिश्रम का महत्व सर्वोच्च है, यानी सबसे ऊंचा। अगर कोई किसी चीज का सबसे ज्यादा महत्व है तो वह है मेहनत। समझेंगे कि बीमारी का बहाना बनाकर काम से भागना सही नहीं है। तो यह पाठ आपको क्या सिखाता है? कि अपनी जिम्मेदारी लेनी ही पड़ती है, और जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए। जीवन कौशल। आप क्या क्या आप जीवन में क्या आपके स्किल डेवलप होते हैं? आत्मविश्वास डेवलप होता है, सच बोलने की हिम्मत आती है, ईमानदारी, झूठ से बचना और ईमानदार रहना, जिम्मेदारी लेने की क्षमता का विकास होगा। इससे कार्यों को सही समय पर करना, जिम्मेदार होकर करना बच्चे सीखेंगे। निर्णय क्षमता, सही और गलत में अंतर करना सीखेंगे, और ये सारे स्किल आपके डेवलप होंगे। स्वास्थ्य जागरूकता, स्वस्थ रहने के महत्व को समझेंगे, और आपने अपने आप को आप स्वस्थ रखने का प्रयास करेंगे। अब एसडीजी क्या है इसके? एसडीजी 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्योंकि ये स्वस्थ जीवन और बीमारी के सही अर्थ को बताता है। बच्चे ये समझेंगे तो उनका हेल्थ डेवलपमेंट होगा और वो अच्छे सिटीजन बनेंगे। क्वालिटी एजुकेशन, स्कूल जाना और सीखना बेहतर है, यह सिखाता है यह पाठ
इसलिए एक बहुत अच्छी शिक्षा आपको इस पाठ से मिलती है। SDG 4 डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि काम करने की और जिम्मेदारी लेने की प्रेरणा भी इस पाठ से आपको मिलती है। आशा है बच्चों आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के लिए हमसे फिर मिलें। तब तक के लिए शुभ थैंक यू।